हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर। तो इसमें जो है वो ये पेपर कंडक्ट हुआ था आपका 15 दिसंबर को, ठीक है। 15 दिसंबर 23 को ये पेपर जो था वो हुआ था। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो आपने इवेलुएट करना है कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। पेपर वैसे इतना टफ भी नहीं था, बट थोड़ा सा जो था वो क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के दिए थे, और इतना जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वैसे। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट में देखें तो हमारा यहाँ पर लैंग्वेज का पोर्शन आया हुआ था, और उसके बाद जो है वो आपका जनरल स्टडी का आया हुआ था, देन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो हम डायरेक्टली जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर जो है वो मूव करेंगे। जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए होंगे चैनल पे, क्योंकि हम जो है वो रोज जो है वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो हम अलग अलग स्टेट के जो है वो पेपर लाते रहेंगे, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर जो है वो उनको सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं होता है। तो इससे एक तरह से हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, इससे हमें आइडिया भी लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एचपी वाले भी मतलब कि जो अदर स्टेट के पेपर हुए होते हैं वहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो उठा लेते हैं। तो कई बार कोई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली भी उठा लिया जाता है। तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 71 से स्टार्ट है, पार्ट 3 इकोनॉमिक्स आया हुआ था। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। अभी ये तो सबको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा डायरेक्टली। तो जनरली आपको पता है कि इट इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो इसमें जो डायरेक्ट आंसर जो है फर्स्ट बोला है कि वेज टू रिड्यूस वांट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। इसमें जो मेन आंसर जो है वो आपका बी है, द चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्केरसिटी। स्केरसिटी की बात कर रहा है यहाँ और चॉइस की, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, मतलब कि सिमिलर सिमिलर आंसर हैं, बट जो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट है आपका द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है सबको पता है कि कैसा होता है, कनकेव होता है ना ये। तो +2 में भी जो है वो हम पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको जरा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कनकेव इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वो आपका कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट अलोंग एन आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट के साथ जो है वो क्या जो है वो स्थिर है। तो इसमें लेवल ऑफ लेबर एंड लेवल ऑफ कैपिटल। अब आइसोक्वेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। तो टू इनपुट्स में अगर हम बात करें तो ये मतलब एक इंक्रीज डिक्रीज मतलब कि चेंज होना हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। ना तो लेवल ऑफ लेबर है, ना ही कैपिटल है। 74 क्वेश्चन है इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस। इसको जरा थोड़ा सा और, ताकि एक ही क्वेश्चन हमें दिखे, इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस देन द डिमांड फॉर। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्लाइन करती है तो डिमांड के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनकम के इनकम के डिक्लाइन होने पर, तो इनकम के डिक्लाइन, नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज। तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, इसका जो आंसर है वो आएगा आपका इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कि इनकम जब डिक्रीज है तो इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो इंफीरियर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है वो मोस्ट सुटेबल आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 74 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the elasticity coefficient for perfectly elastic demand curve is। तो perfectly elastic demand curve जो है वो आप सबको पता है किस तरह, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर elasticity जो है वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन who basically propounded the concept of law of eco marginal utility। तो eco marginal utility जो है ये गॉसियन ने दिया था, इसको गॉसियन का सेकेंड लॉ भी जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। अब इसमें जो है वो सप्लाई का डिटर्मिनेंट जो है वो कौन सा
नहीं है, ये बोला है। ठीक है, अब इसमें देखो हम एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ये भी हम पढ़ते हैं। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, इसका भी इफेक्ट जो है वो डिटरमिन है, ये भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। और आपका डेमोन्स्ट्रेशन का जो है वो हम इसमें नहीं करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, तो इसका जो सही आंसर है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ये हिंदी में भी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 78th, एन आइसोक्वेंट आइसोकॉस्ट है, एन आइसोकॉस्ट लाइन विल बी शिफ्टेड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो आपका शिफ्ट करेगी, कब शिफ्ट करेगी? फर्दर आगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वो आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो ये शिफ्ट कब करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इफ द प्राइस ऑफ बोथ इनपुट्स इंक्रीज, क्या दोनों का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, हो सकता है। इफ द टोटल कॉस्ट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज एंड देन शिफ्ट। इफ द टोटल कॉस्ट इंक्रीज, ये हो सकता है टोटल कॉस्ट के इंक्रीज होने पर। इफ देयर इज एन एडवांस इन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कॉस्ट की बात कर रहा है ना ये। तो इफ द प्राइस ऑफ बोथ इनपुट्स इंक्रीज, प्राइस जो है वो दोनों इनपुट्स का इंक्रीज होगा फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमारी आइसो कॉस्ट जो है वो शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो मोर देन वन ऑफ द अबव, यहाँ पर डी आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मतलब इसमें जो है वो 1 एंड 2 जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें मोर देन वन ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये दिया है। ठीक है, तो वैसे ये ऑप्शन मतलब ज़्यादा जो है वो इतना नहीं है, बट जस्ट कंफ्यूजन के लिए जो है इन्होंने दे दिया। इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी आ सकता था, बट मोर देन वन ऑफ द वो, इसका कोई पता नहीं क्या ही लॉजिक दिया है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी ग्रेटर देन एमआर। अब ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है जब, अब देखते हैं यहाँ पर, द प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी ग्रेटर देन एमआर। अगर हम जनरली इस तरह से देखें, ए आर एम आर जो है वो एम आर, तो अगर आपका एम सी यहाँ पर है तो इससे आगे अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग मोर। अब प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर, इससे आगे प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं होगा। लॉस कैन बी इंक्रीज्ड बाय नो प्रोडक्शन, लॉस कैन बी, नो प्रोडक्शन भी नहीं आएगा, इसका आएगा बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट। यहाँ पर जो है वो बेनिफिट क्या होंगे, कॉस्ट से लेस देन कॉस्ट, मतलब कि रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है, तो मतलब बेनिफिट जो है वो लेस देन कॉस्ट होंगे। नेक्स्ट है, इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें देखते हैं कि पॉइंट ऑफ, यहाँ इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट की बात करें, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन से टेढ़ी, यहाँ पर ए आर एम आर होंगे, तो मतलब यहाँ पर जो है वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, तो यहाँ से ये जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ इस पॉइंट से ये चेंज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज, मतलब चेंज का पॉइंट यहाँ से होता है उसका, तो आपका जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड, तो इसका जो है वो आएगा वेयर टोटल प्रोडक्ट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, रेंट फॉर वेयर हाउसेज इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट। अब रेंट जो है वो वेयर हाउस के लिए जो है वो किस कॉस्ट का कंपोनेंट है, ये हमने देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, सी अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो क्या है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही आपका वेयर हाउस की जो कॉस्ट है वो आपकी
आती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टोरेज होल्ड हैंडलिंग कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट जो है वो सारा मतलब इसमें जो है वो आता है, ठीक है। तो इसमें वेयर हाउस कॉस्ट जो है वो किस में आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। रेंट फॉर वेयर हाउस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्योर और परफेक्ट कंपटीशन। अब प्योर या परफेक्ट कंपटीशन का जो टिपिकल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका स्टॉक मार्केट है, बिकॉज वेयर देयर इज अ मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा टाइप नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ते हैं, ओलिगोपोली पढ़ते हैं, एंड कंपिटिटिव मोनोपोली। मतलब मोनोपोली जो होगी तो वो तो एक ही होगी ना, कंपटीशन कैसे होगा उसमें, तो ये वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है वो आपका नोट बोला है तो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इज 84 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोपोली इज फॉल्स। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मोनोपोली के रिगार्डिंग जो है वो रोंग है, फॉल्स है। और मोनोपोली हैज नो बैरियर, तो क्या बोल रहा है पहले तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोपोली इज फॉल्स, तो ये बोल रहा है मोनोपोली हैज नो बैरियर, तो टू एंट्री और एग्जिट की मोनोपोली में जो है वो एंट्री और एग्जिट के जो है वो बैरियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, बैरियर तो होते हैं, तो इसमें जो है वो फॉल्स यही आएगी। और मोनोपोली इज द ओनली प्रोड्यूसर वहां पर होता है। द गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये भी होते हैं। तो मतलब यहाँ मोनोपोली हैज नो बैरियर, मतलब नो मोनोपोली में बैरियर्स होते हैं, तो ये बोल रहा है फॉल्स कौन सी है, तो गलत जो है वो आपका फर्स्ट वाला है, क्योंकि वहां पर सिंगल प्रोड्यूसर होता है फॉर अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्या एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग आएगा, या फिर आपका डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग और डिफरेंशियल प्राइसिंग आ सकता है, ठीक है। इसमें आंसर होगा आपका की के अकॉर्डिंग जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव है इसमें, ठीक है। तो 85 का जो है वो डी हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस पॉलिसी, इस तरह से ये डिफरेंशियल प्राइस अलग अलग। नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली की अगर हम बात करें तो मोनोपोली जो है वो आपका चार्ज हायर प्राइस देन कॉम्पिटिटिव फर्म्स। A monopoly charge higher prices than competitive firm if all other things remain same। हाँ, तो मोनोपोली जो है वो क्या सेकंड वाला दिया है कि प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट देन कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो मतलब ये सबसे जो सुटेबल आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि प्राइस का मेन रहता है कि ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करती है वो कॉम्पिटिटिव के कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है 87 which of the following features of king demand curve is being explained in oligopoly। king demand curve जो है वो आपका कुछ इस तरह से आता है, हाई इलास्टिक लेस इलास्टिक, तो इसमें प्राइस रिजिडिटी रहती है, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी जो है वो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी एग्जिस्ट बिकॉज। स्कैरसिटी की जो कंडीशन है इसका डिमांड सप्लाई की तरफ हम सोच सकते हैं, बट जो ज़्यादा सुटेबल है हमने वो सिलेक्ट करना। तो देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीवन्स वांट, मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो इनफ नहीं है हर एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो सुटेबल आंसर जो है वो आपका सी होगा। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज रिलेटेड टू। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो आपकी रिलेटेड है आपका, इसका करेक्ट आंसर है रिम्यूनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासी रेंट इज अ फिनोमिना ऑफ, तो ये आपका आता है शॉर्ट रन में, और इसका हम आंसर हो जाएगा टेम्परेरी इन नेचर, तो ये टेम्परेरी नेचर होता है, ठीक है। टेम्परेरी सरप्लस इन शॉर्ट रन, इसके ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेरी सरप्लस इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है स्पेकुलेटिव मोटिव। रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव मोटिव में जो है वो आपका इनवर्स रिलेशन है। द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, अगर इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट डाउनवर्ड इफ वर्कर्स प्रेफरेंसेस फॉर लेजर इंक्रीज the individual labor supply curve is not affected by technological progress। ये वाला हो सकता है, ये वाला जो है वो नहीं होगा, करेक्ट आंसर बी आएगा, क्योंकि इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर का सप्लाई नहीं अफेक्ट होगा, डिमांड अफेक्ट होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई तो मतलब वेज बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी, तो सप्लाई तो खुद मतलब सप्लायर करना चाहिए, लेबर करनी चाह रही है, ठीक है। तो इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बैकवर्ड बैंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट। तो ये जो है वो आपको सबको पता है लेबर मार्केट से ये बिलोंग करता है, ठीक है, इस तरह से। If the actual reward is greater than value of risk, then the कंपनी विल फेस। अब इसमें जो है वो क्या बोल रहा है ये कि एक्चुअल रिवार्ड जो है, एक्चुअल रिवार्ड इज ग्रेटर है रिस्क से, मतलब रिस्क वो उठा रहा है बट उससे रिवार्ड उसको ज्यादा मिल रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, इट मींस कि प्रॉफिट हो रहा है। द आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज वैल्यूड एट, आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है वो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो आपका मार्केट प्राइस पर ही होती है, ठीक है, हम मार्केट प्राइस ही पे करते हैं। देखिए कि कैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब थोड़ा सा अलग तरह के, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, हम रोज जो है वो इस तरह का सीरीज जो है वो क्वेश्चंस की ला रहे हैं। Which of the following is the total value of net national product at the production point? Production point की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका NNP के साथ आएगा फैक्टर कॉस्ट, तो वो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो 96 का जो आंसर है वो आपका आएगा ए। प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट की बात करेगा तो करता तो वो आपका मार्केट प्राइस पे होना था, ठीक है, प्रोडक्शन में कॉस्ट की बात कर रहा है ये। एक्सेस डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू सेज लॉ इन द इकोनॉमी इज। अब एक्सेस डिमांड ये बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड फॉर मनी जो है अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ऑफ ग्रेटर होगी वेरी लेस इक्वल टू जीरो। इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये सबको पता है कि ये केन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज कॉल्ड। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एमपीसी होता है। क्या यहाँ एमपीसी है, नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन एन ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। ओपन इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो आपकी होती है स्मॉलर देन दैट इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर है 1/1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीएम जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केन्स द इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो किसके थ्रू होता है, एक्सेस डिमांड होगी तब होगा, ठीक है, तो एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कुछ जो है वो इसमें, तो इसका आंसर जो है वो आपका FII ये है, ठीक है। FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट बॉडी दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो FII। नेक्स्ट है इफ द मनी सप्लाई इज 500 एंड नॉमिनल इनकम इज 3000 देन द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो इसका जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा 6 होगा, ठीक है, मतलब 3000 डिवाइड बाय 5 करके। द कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन इज फर्स्टली कॉइन्ड बाय। मनी इल्यूजन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले वो आपका कॉइन किसने दिया है, वो है
फिशर ने, इरविंग फिशर ने, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। 105 का है द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया इन 1996 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द की फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का जो है वो की फंक्शन कौन सा नहीं है। रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई, ये तो है। मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व, ये भी है। एक्टिंग एज अ लैंडर लास्ट, ये भी है। तो नन ऑफ, मतलब कौन सा नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे ही हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो ई आएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। तो इसका जो है वो मुंबई में है। 108 है commercial banks to expand deposit through expanding their loans and advances is known as। तो इसको जो है वो हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, जिससे क्रेडिट का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 इफ अ गुड इज पब्लिक गुड, तो क्या होगा, कंज्यूमर पे अ लो प्राइस, ये स्टेबल नहीं है। नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग इट्स बेनिफिट, यस। तो इसका जो है वो कंज्यूमर मस्ट पे हाई प्राइस, ये तो आएगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है आपका 110 वैगनर लॉ इज रिलेटेड टू। तो इसका हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी, एक्चुअली इसमें जो है वो इसमें बात तो इसने नहीं करी है वैगनर ने इक्विटी की, बट जो आपका की के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया आंसर दिया है वो मोर देन वन ऑफ द अब, मतलब कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो हो सकता है। एग्जैक्ट अगर आपको इसका आंसर जो है वो मतलब पता है या एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी वर्टिकल इक्विटी के बारे में कहीं लिखा है और इसने एक्सप्लेन किया है, तो वो मुझे भी जो है वो कमेंट में बताएं और वो पिक जो है वो सेंड करें। तो आज हम इतना ही 110 तक जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट के आज हमने 40 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट के 40 क्वेश्चन जो है वो हम अगले जो है वो वीडियो में जो है अगली क्लास में करेंगे। तो इसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 110 का आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव।